गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग बात कर रहे थे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और पहली बात हुई थी इन रिलेशन टू सेल्स और दूसरी बात थी इन रिलेशन टू कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि ऊपर रिटर्न लेना है और नीचे, लेकिन एक समस्या है, रिटर्न का मीनिंग भी बदल रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग भी बदल रहा है। और रिटर्न में क्या क्या होता है हमने देखा था, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी। मेरे पास तो अभी नहीं है, तो प्लीज एक आदमी कैपिटल एम्प्लॉयड जिन्होंने बढ़िया से लिखा हो थोड़ा फोटो भेजिए, और रिटर्न का फोटो भेजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड का अलग से भेज दीजिए या एक ही साथ दोनों भेज दीजिए। हाँ, जो था ना कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, लोन, ये सब था ना, एक आदमी भेज दीजिए ताकि फिर से लिखना ना पड़े, मैं आपको वही दिखा दूं। लिखते समय क्या पता कुछ और लिख दूं मैं। आ गया? अच्छी बात है भाई। चलिए एक बार सब लोग दोहरा लेते हैं, फिर जब हम पढ़ेंगे रेशियो तभी मजा आएगा। चलिए, बड़ा लाल पीला श्रेया सोनी ने बनाया है, बढ़िया। गर्ल्स का देखिए इतना ही खूबसूरत तरीके से बनते ही बॉय भेजे होते तो एक दूसरे में एकदम गुथा मुथा होता। दिख रहा है सबको? गर्ल्स आर ऑलवेज सिस्टमैटिक। ध्यान दीजिए, इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, कंपनी में सबसे मेन होता है, लेकिन शेयर कैपिटल का एक और चीज होता है, वो है रिजर्व एंड सरप्लस। कि भाई रिजर्व एंड सरप्लस भी उतना ही जरूरी है, ठीक है। लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस में सबको कोई चीज लेस करनी है, क्या नाम है उसका? फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। और जो फिक्टिशियस एसेट लेस हो गया, जिसके अंदर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज या कोई भी लॉसेज जो राइट ऑफ नहीं हो, याद रहेगा बच्चों को, ये निकालना बेहद जरूरी है, क्योंकि कैपिटल गलत निकला तो रिटर्न तो गलत आएगा ही। फिर से बताइए, इक्विटी शेयर कैपिटल लेना है, रिजर्व जोड़ना है, मिसलेनियस एक्सपेंस ही रखना है। लेकिन मिसलेनियस एक्सपेंस गलती से कभी कभी एसेट साइड में भी दिया होता है, वैसे तो न्यू बैलेंस शीट में ऐसा नहीं होता, न्यू बैलेंस शीट में इधर ही होता है, बट आपको चेक करने के लिए हो सकता है इधर भी दिया हो, उससे मतलब नहीं है, उसको भी खींच के लाएंगे, भाई तू इधर आ, तेरा घर इधर है। और जो बात बनेगी उसको बोलेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। क्या नाम होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। जरूरत पड़ती है तो प्रेफरेंस शेयर भी इशू करते हैं, आप जानते हैं, चाहे वो क्यूमुलेटिव हो, नॉन क्यूमुलेटिव हो, पार्टिसिपेटिंग हो, नॉन पार्टिसिपेटिंग हो, प्रेफरेंस शेयर होना चाहिए। जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? शेयर होल्डर फंड। अब मेरा और आपका मिल गया तो हमारा है कि नहीं भाई? हमने अपना नाश्ता लाया, आपने अपना नाश्ता लाया, दोनों मिला लिया तो हमारा नाश्ता हो गया, ठीक बात है कि नहीं? तो ये शेयर होल्डर फंड हो गया, लेकिन इसके कई नाम है। शेयर होल्डर फंड इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्थ। दिखाता हूं नेटवर्थ, नेट एसेट, प्रोप्राइटर फंड, ओनर्स फंड। केवल इक्विटी बोलेंगे इसका मतलब भी शेयर होल्डर फंड है। देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल बोल दिया तब तो इक्विटी शेयर कैपिटल, केवल इक्विटी का मतलब आपने सुना होगा कैपिटल, याद है? बेसिक इक्वेशन, एसेट माइनस लायबिलिटी बराबर इक्विटी, या इक्विटी प्लस लायबिलिटी बराबर एसेट। तो इक्विटी का मतलब क्या होता है? कैपिटल। कैपिटल में तो सब आता है, प्रॉफिट लॉस सब आता है, इक्विटी प्रेफरेंस सब आता है। तो केवल इक्विटी बोले तो इसका मतलब है शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटर्स फंड, नेट वर्थ, नेट एसेट, किसी नाम से पुकार लीजिए। तो कोई बोले रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकालिए, या रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड निकालिए, या रिटर्न ऑन नेट एसेट निकालिए, इन सबका मतलब एक ही होगा, इसमें कुछ फर्क नहीं। शब्दों का ध्यान रखेंगे। पैसे की और जरूरत है, हमें और बड़ा बिजनेस करना है, नहीं है हमारे पास पैसा, बताइए क्या करें? बेटा आगे बैठो, आगे जाओ, बालिक और आगे आओ,
या यहाँ दोस्ती हो गई है तो बैठे, कोई बात नहीं, दोस्ती हो गई तो बैठे। फिर हम क्या बात करेंगे, देखो दोस्ती केवल 2 या 3 से, इससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, इससे ज्यादा फिर नॉन प्रोडक्टिव काम ज्यादा होता है, उस्तादी ज्यादा होगी, आइडिया ज्यादा आएंगे। तो दोस्ती 2 की हो सबसे बढ़िया, 3 मैक्स, 4 तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी चतुर्भुज बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो डिवेंचर हो गया, बैंक लोन हो गया, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन हो गया, पब्लिक से भी हो सकता है लोन आप ले ले, है कि नहीं, डिपॉजिट्स आपने सुना होगा। तो किसी भी तरह से 1 साल से लंबा लोन होगा उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म लोन। 1 साल से नीचे तो करेंट, करंट नहीं लेना है, कौन सा लेना है, लॉन्ग टर्म। बैंक ओडी जनरली नहीं लेते क्योंकि बैंक ओडी होता है शॉर्ट टर्म, क्रेडिटर्स नहीं लेना है, बिल्स पेबल नहीं लेना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव लेना है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लेनी है। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लेने के बाद जो बनेगा उसको हम बोलते हैं टोटल कैपिटल अवेलेबल। टोटल कैपिटल अवेलेबल और टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड सेम नहीं होते, वही वाली बात, 24 घंटे अवेलेबल होना और पढ़ाई करना दोनों सेम नहीं होता। या यूं कहिए कॉलेज जाना और पढ़ना दोनों बात बराबर नहीं होती। हो सकता है बच्चा सुबह नहा धोआ के 8 बजे घर से निकले और रात को 8 बजे आए, कहां जा रहे हो, कॉलेज। हो सकता है कॉलेज गया ही नहीं, वो कहीं और क्रिकेट खेल रहा है, कोई और बहुत सारे कांड है। तो कहने का मतलब है कि भाई कैपिटल अवेलेबल होना और कैपिटल इंप्लॉय होना दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक बात है कि नहीं, अलग अलग बातें हैं। कैसे, बीच में हो सकता है कुछ हमने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कर दिया हो जो मेन लाइन ऑफ बिजनेस को मदद नहीं करता। जैसे कहा था मैंने, भाई सरप्लस पैसा है, बिजनेस में भी 6 महीने, साल भर, 2 साल जरूरत नहीं है, हमने ये पैसा निकाल के गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा दिया। अब गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाने से मेन लाइन ऑफ बिजनेस को क्या फर्क पड़ेगा, आमदनी आएगी, मैं मना नहीं कर रहा, कमाई होगी, लेकिन वो कमाई भी नॉन ऑपरेटिंग मानी जाएगी, वो कमाई भी नॉन ऑपरेटिंग मानी जाएगी और इन्वेस्टमेंट भी नॉन ऑपरेटिंग माना जाएगा। तो जब तक आप नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को लेस नहीं करेंगे तब तक कैपिटल इंप्लॉयड कैसे पता चलेगा। मैंने कहा था एक बच्चे के पास मान लीजिए 12 घंटे समय है, लेकिन पिताजी ने बोला है 4 घंटे दुकान पे बैठना है, तो पढ़ाई में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 8 घंटे हो रहा है, बड़ी सीधी बात है। ठीक बात है कि नहीं। तो ये आपको देखना है। गर्ल्स के साथ कई बार प्रॉब्लम होती है, यहां तो खैर अब जमाना बदल रहा है, लेकिन मान लीजिए घर में कोई नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, तो घर को खुद अपना खाना पीना बना के आना पड़ता है। ये या यह हो सकता है कि वो घर वालों के लिए भी करना पड़े, तो 1-2 घंटे 4 घंटे तो बर्बाद हो ही रहे। चलिए कोई नहीं, लेकिन वो नॉन ट्रेड है। ठीक बात है। तो इस तरह से करके हम क्या निकाल लेंगे, कैपिटल इंप्लॉयड इन द बिजनेस। अब आइए प्रॉफिट की बात करते हैं। सबने लिख रखा है ना, वैसे नहीं लिख रखा हो तो एक दूसरे से देख के लिख लेंगे। देखिए, एक तो होता है सेल परचेज, सेल परचेज, सेल परचेज, रेंट, सैलरी वगैरह 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 चलता रहता है। बिजनेस करेंगे तो आमदनी भी होगी, एक्सपेंसेस भी होगी। तो बिजनेस के मेन लाइन से इनकम से होने वाली आमदनी और उसको बनाने में, एडमिनिस्ट्रेशन करने में और सेल्स करने में होने वाला खर्चा घटा देंगे तो उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो पहले तो देखो, कोई भी आदमी बिजनेस करता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है, जितना ज्यादा उतना बढ़िया परफॉर्मेंस है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद भी कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो न चाहते हुए भी होते हैं, हम उनको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग या नॉन ट्रेडिंग इनकम और एक्सपेंसेस। जैसे लॉस बाई फायर बताया था मैंने, अब होता है तो होता ही है ना भाई, ठीक बात है कि नहीं। तो वो सारी चीजें आपको देखनी है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, या कोई इंटरेस्ट आ गया, नॉन ट्रेडिंग इनकम पे इन्वेस्टमेंट आ गई, ऐसी बातें हो सकती है। तो वो सारी चीजें आपको यहां लेनी है और इससे जो निकलता है उसको बोलते हैं पीवीआईटी। अभी नेट प्रॉफिट नहीं बोलते, पीवीआईटी। पीवीआईटी मतलब अभी भी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट और टैक्स बाकी है, तो लॉन्ग टर्म लोन का इंटरेस्ट घटाएंगे तो उसको बोलेंगे पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से दोस्तों टैक्स लेस करेंगे तो उसको बोलेंगे पीएटी। और पीएटी असल में प्रॉफिट है, लेकिन भाई दो हैं, एक का नाम इक्विटी, एक का नाम प्रीफरेंस। प्रीफरेंस को प्रीफरेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका हक पहले होता है, उसको पहले चाहिए हिस्सा। ठीक बात है कि नहीं। अब चूंकि उसको हिस्सा पहले चाहिए तो उसका जो भी 10%, 12%, 15% डिविडेंड का परसेंटेज होता है, आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा, ये लॉ वाले सर पढ़ाएंगे, वो उसको पहले दे देते हैं। फिर जो बचा बताइए, वो सब हमारा है। मैंने कहा ना कि पापा ने आपको 100 रुपए दिए, आपने 20 रुपए छोटे भाई को दे दिए, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, और बाकी 80 आपका है। ठीक है, तो ये बात आपको यहां पे ध्यान देना है।
पहले प्रेफरेंस जाएगा, क्योंकि उसको होता ही प्राथमिकता है, वरीयता है, इसीलिए उसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। अब जब प्रेफरेंस शेयर आ गया तो बताइए जो बात बनेगी उसे क्या बोलेंगे? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब इसमें से डिविडेंड बांटना या नहीं बांटना कंपलसरी नहीं है। एक मिनट, लगता है कि ऑनलाइन नहीं चल रहा। अरे भरत भाई, ऑनलाइन क्लास से लगता है ठीक चैनल पर नहीं गया है, थोड़ा सा कि चेक की जल्दी से, किसी और चैनल पर चल रहा लगता है। भाई ऑनलाइन वाले, आ रही बात मेरी आपको? चलो तो इसको बोलेंगे अर्निंग अवेलेबल। प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद इक्विटी डिविडेंड बांटना है नहीं बांटना डायरेक्टर्स की मर्जी है, शेयर होल्डर की भी मर्जी है। बात हुई थी कि डायरेक्टर हो सकता है प्रपोज करे, शेयर होल्डर बोले कि ठीक बात है, नहीं हमें नहीं चाहिए, उनकी मर्जी है। ठीक बात है, आप मुझे अभी बोलो सर लंच चलो आपको हम करवाते हैं, मैं बोलूंगा थैंक यू, लेकिन मेरी क्लास है। आपने ऑफर किया और मैंने रिजेक्ट कर दिया। ऐसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलेंगे 10% डिविडेंड देना है, शेयर होल्डर बोल सकते हैं नहीं सर आप इसको इन्वेस्ट कीजिए, हम आगे और कमाना चाहते हैं। भाई इन्वेस्ट करेंगे तभी तो कमाई बढ़ेगी, नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो कहां से बढ़ेगी? तो हम इसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमें पैसा नहीं चाहिए। तो शेयर होल्डर की मर्जी से बटेगा, और जब बटेगा तो इसे क्या बोलेंगे? चल रहा है, ठीक है बेटे ठीक है तो कमीनो गुड मॉर्निंग हो तो बोल दिया करो, मैं डर जाता हूं सब मर गए क्या। चलो ध्यान दो, ये सबका और रात में का नशा नहीं उतरा क्या? इधर आओ, इतने सारे बच्चे ऑनलाइन है, कोई बोल ही नहीं रहे गुड मॉर्निंग। चलो जान, हाँ ठीक है चल रहा है। तो इक्विटी डिविडेंड जो भी क्वेश्चन कहे बांटिए नहीं बांटिए वो आपकी मर्जी है। तो बंटवारा है, इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। याद रखिएगा ये दोनों क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन। ये भी और ये भी एक्सपेंस नहीं है बेटा, ये एप्रोप्रिएशन है। ठीक बात है दोस्त? चलिए आइए, एप्रोप्रिएशन मतलब बंटवारा, एक्सपेंस का मतलब है कि खर्चा देना ही पड़ेगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो देना ही पड़ेगा, और एक्सपेंस बताइए। ठीक है भाई चल रहा है। एप्रोप्रिएशन का मतलब बताइए क्या है? हैं? क्या हो गया? ओहो फर्स्ट ग्रुप पे चल गया ना, यही गड़बड़ी होगी। मैं कह रहा हूं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, ध्यान से चलिए भाई। सेकेंड ग्रुप पे फिर से जुड़ जाओ यार। तो इस तरह से करके रिटेन अर्निंग आ गई। यही रिटेन अर्निंग बैलेंस शीट में जाके रिजर्व में सरप्लस में ऐड होता है और धीरे धीरे एक्युमुलेट होता है। हाँ बेटा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है प्रारंभिक खर्चे। जब कभी बिजनेस की शुरुआत होती है, कंपनी के निर्माण होता है, तो आपने पढ़ा होगा प्रोस्पेक्टस वगैरह छपवाना पड़ता है, आरओसी की फीस भरनी होती है, उसी को बोलते हैं प्रारंभिक एक्सपेंसेस। जैसे हर बच्चे का एक छठी होता है, अस्पताल के खर्चे होते हैं, तो अस्पताल का बिल, डिलीवरी चार्जेज और छठी, बताइए किसी भी इंसान का क्या है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है। ठीक है कि नहीं? वो प्रारंभिक खर्चे हैं जो एक बार तो होना ही होना है। चलो आगे बढ़ा जाए। तो बेटा इसी बात को ध्यान में रखते हुए चलिए मैं सबसे पहला रेशियो बताता हूं इसमें से आपको, जिसका नाम था ROI या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। ये भी लिखा था लेकिन मैं फिर से लिखना पसंद करूंगा। देखिए दो तरह से निकलता है, एक निकलता है बिफोर टैक्स या प्री टैक्स। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आप कहेंगे सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों ले रहे हो, आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना चाहिए। बताइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेने के पीछे क्या कारण है? देखिए इसके पीछे कारण है, मान लीजिए मैंने एक बस खरीदा, अब चाहे बस में लोन लेके खरीदूं या अपने पैसे से खरीदूं, कस्टमर वही भाड़ा देंगे या मैं बोलूंगा देख भाई प्लीज ना, मैंने लोन लेके किया है, मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता है, 2-2 रुपए सब ज्यादा दो। कोई देगा? क्या मतलब है, लोन लेके किया हो चाहे कैसे भी किया हो, जो भाड़ा मिलना है वही मिलना है, तो कमाई वही होनी है। डीजल पेट्रोल उतना ही पिएगा, टोल टैक्स उतना ही लगेगा, ड्राइवर कंडक्टर उतना ही पैसे लेगा, पुलिस वाला उतना ही वसूली करेगा, सारी बातें बराबर ही होनी है, तो कमाई तो वही होनी है। अब इंटरेस्ट है तो आप पे करो,
कई लोग तो बोलते हैं इंटरेस्ट बेसिकली एप्रोप्रिएशन है फिनेंशियल मैनेजमेंट के टर्म में, लीगली तो खैर एक्सपेंस है, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट टर्म में लोग बताते हैं एप्रोप्रिएशन ही तो है। लोन लिया है तो अपनी कमाई का हिस्सा शेयर करो, लोन नहीं लिया है तो शेयर करने की जरूरत नहीं। मान लीजिए मैंने बस अपने पैसे से खरीदा है, तो जो भी पैसा आएगा मेरा है। लेकिन मान लीजिए बस मैंने सचिन से 30 लाख रुपए लोन लेके खरीदा है, तो बताइए क्या होगा? कमाई होगी, उसमें से सचिन का जो भी महीने का 1% 2% मुझे देना है, वो निकाल के मुझे देना पड़ेगा। ठीक कह रहा है कि नहीं? वो मुझे निकाल के सचिन को देना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी। ठीक कह रहा है? तो ये एप्रोप्रिएशन ही तो है, लेकिन लीगली इसको एक्सपेंस मानते हैं, क्योंकि देना ही पड़ेगा, चाहे मैं कमाऊं चाहे ना कमाऊं। तो इसीलिए हमें हमेशा लेना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करनी है, नॉन ट्रेडिंग मत देखिए। नॉन ट्रेडिंग के लिए कैपिटल इम्पैक्ट की जरूरत थोड़े ना है, नॉन ट्रेडिंग तो हो जाता है। और नॉन ट्रेडिंग कई बार तो एक्सेप्शनल कारण से होता, आग लग गई, उसके लिए हम थोड़े ना बने हैं। या नॉन ट्रेडिंग हो सकता है इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का तो नीचे हमने कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं लिया, ध्यान दीजिए। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को अलग कर दिया कि नहीं कर दिया? तो फिर उसका कमाई भी अलग कर दीजिए। शुद्ध बिजनेस का परफॉर्मेंस किसकी मेजर कर रहे हैं आप? बिजनेस की या नॉन ट्रेड की? शाहरुख खान जी की। अगर इफिशियंसी आपको पता लगानी है बिजनेस की, तो उनकी एक्टिंग की कमाई देखिए, उनके प्रोडक्शन हाउस की कमाई देखिए, उनके आईपीएल की कमाई देखिए, रियल एस्टेट की कमाई मत देखिए। कारण बताइए? वो तो हम करें चाहे शाहरुख खान करें, आप करें चाहे कोई भी करे, जो मिलना है सो मिलना। उसमें शाहरुख खान की क्या एफिशिएंसी है? गवर्नमेंट बॉन्ड में मान लीजिए अक्षय कुमार जी ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, हम भी करेंगे तो उतना ही मिलेगा, आप भी करेंगे तो उतना ही मिलेगा, अक्षय कुमार को उतना ही मिलेगा। लेकिन अक्षय कुमार को उनकी फिल्मों के लिए जो पैसा मिलता है वो हमको और आपको नहीं मिलेगा। वो हमारी इफिशियंसी है। अरविंद दुबे सर की अगर ऑपरेटिंग इफिशियंसी जाननी है, तो उनको एज ए टीचर क्या कमाई होती है, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स का बहुत अच्छा काम करते हैं, उसकी क्या कमाई होती है वो देखनी है। लेकिन उनके घर पे मान लीजिए प्रॉपर्टी है और उससे कुछ आमदनी मिलती है, हर आदमी घर पे होती है और थोड़ी बहुत मिलती ही मिलती है, क्या उसमें अरविंद दुबे सर की इफिशियंसी का कोई रोल है? वो तो बाबा जी ने दादाजी ने खरीदा था, उससे आमदनी आती है हर साल 1 लाख 2 लाख चाहे जो भी आती हो। ठीक कह रहे हैं कि नहीं? तो ये बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है, इसीलिए हमें क्या लेना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना है। और क्वेश्चन में दिया है तो ठीक, वरना हम वहां तक पहुंचेंगे। आगे सुनिए, नीचे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों भाई? अभी तक तो नहीं लिया था, अभी तक तो सेल लेते थे, कभी एवरेज सेल नहीं बात करी। तो देखिए उसके पीछे कारण सुनिए। देखिए ये होता है बेटा जी पीएल, और ये होता है बैलेंस शीट। पीएल और बैलेंस शीट की खूबी है, पीएल ओवर द पीरियड होता है, बैलेंस शीट हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो जो सेल आता है ना, जो परचेज आता है, जो रेंट आता है, जो प्रॉफिट आता है, ओवर द पीरियड होता है। बैलेंस शीट साल के लास्ट का। अब मान लीजिए साल के लास्ट में 3000 करोड़ के कैपिटल है, जरूरी नहीं है कि पूरे साल 3000 करोड़ ही था। हो सकता है आपने बीच में कुछ लोन लिया हो सकता है आपने कुछ बीच में रीपे किया हो सकता है बीच में कुछ इश्यू ऑफ शेयर हुआ हो सकता है बीच में कोई बाई बैक ऑफ शेयर हुआ हो। बाई बैक समझते हैं? वापस करना, रिडेम्पशन ऑफ शेयर हुआ हो। तो आपकी कैपिटल तो हो सकता है बीच में बदल गई हो, और आप जानते हैं कैपिटल के बदलने से सेल परचेज सब बदलता है। मतलब कैपिटल इम्पैक्ट बदलेगा तो रिसोर्सेज बदलेंगे, रिसोर्सेज बदलेगा तो रिटर्न बदलेगा। तो ये तो बड़ा गलत हो रहा है कि प्रॉफिट हम ले रहे हैं पूरे साल का और बैलेंस शीट का कैपिटल इंप्लॉयड ले रहे हैं, ये तो मुकाबला सही नहीं है। तो देखिए कहा जाता है कि जब कभी भी ध्यान से सुनना, एक फिगर पीएल की हो और दूसरी फिगर भी पीएल की हो, कोई एवरेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भी पूरे साल का है, ये भी पूरे साल का है, नेट प्रॉफिट भी पूरे साल का था, सेल भी पूरे साल का था, कोई दिक्कत? एक फिगर बैलेंस शीट की हो और नीचे वाली फिगर भी बैलेंस शीट की हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम पढ़ेंगे आगे, आपने सुना होगा करंट रेशियो, करंट एसेट बटे करंट लायबिलिटी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन समस्या कब आती है? जब एक फिगर पीएल की हो और एक फिगर बैलेंस शीट की हो। जैसे कि यहां रिटर्न कहां से आया है? पीएल से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो पीएल से आएगा। और कैपिटल इंप्लॉयड कहां से आया है? बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2023। ये तो गलत हो गया, मैचिंग नहीं हुआ ना। मतलब रेशियो में मैचिंग कॉन्सेप्ट है, एक किसी और पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक किसी और पीरियड को, तो मुकाबला सही नहीं हुआ, मीनिंग सही नहीं निकलेगा। तो लोग बोलते हैं कि देखो ऐसे में क्या करो,
ना आप इसको लो और ना आप इसको लो, इन दोनों का बताओ क्या कर दो। हमेशा एवरेज का मतलब वही होगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। देखिए हालांकि ये भी बहुत सही नहीं है, हो सकता है आपने इशू बिल्कुल लास्ट में किया हो या बिल्कुल आपने शुरू में ही कर दिया हो, लेकिन चूंकि बैलेंस शीट बनता ही साल के लास्ट में है तो हमारे पास और कोई डाटा अवेलेबल तो नहीं होगा ना, इसीलिए इसको कहते हैं कि भाई ऐसे करना है। तो नोट लिखना चाहेंगे? हिंदी सबको समझ में आती है? देखो नोट में समझाने के लिए लिखता हूं, नोट का एग्जाम में कभी नहीं लिखना है, तो समझने के लिए कभी कभी हिंदी के शब्द में इस्तेमाल कर दूंगा ताकि दिमाग पे कैसे आपका बैठा रहे। अगर हाँ बोलिए, नहीं आता? इफ वन डाटा फ्रॉम पीएल, one data from PL account and other data from balance sheet, ठीक है, balance sheet data will be taken as average। एवरेज का मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, शॉर्ट में समझ जाएंगे, ओसी बाई 2। लेकिन अगर मान लीजिए इंफॉर्मेशन ना हो, इफ टू बैलेंस शीट इज गिवन, बैलेंस शीट इज गिवन, भाई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ना, तभी तो काम करेंगे हम। नंबर 2 क्लोजिंग डाटा, फिर क्या करेंगे? इफ ओनली वन बैलेंस शीट इज अवेलेबल, हमारे पास सिर्फ एक बैलेंस शीट अवेलेबल है, बताइए क्या करें? मरता सो क्या ना करता। फिर पता है क्या मान लेंगे? क्लोजिंग डाटा इज एवरेज डाटा, मतलब जो क्लोजिंग दिया है ना वही एवरेज है, अलग से एवरेज कुछ भी नहीं है। जो क्लोजिंग है मान लेंगे यार वही ओपनिंग है, क्या करें? मजबूरी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। सुना बालकों ने? तो ये उस्तादी कब दिखानी है? जब दो बैलेंस शीट हो। एक बैलेंस शीट हो तो क्या करेंगे, लेकिन दिखानी क्यों, ये समझ आया? क्योंकि एक पूरे साल का और एक पॉइंट ऑफ टाइम का है, तो कंपैरिजन, मीनिंगफुल कंपैरिजन नहीं होगा। वी हैव टू डू मीनिंगफुल कंपैरिजन। चले आगे, गो अहेड, वापस लौट के आइए। ये तो रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन होता क्या है कि टैक्स एक वास्तविकता है, हर देश में टैक्स है, ठीक है? तो लोग बोलते हैं कि देखो अपने हाथ में आए वही ने कमाई है, आखिर गवर्नमेंट को देना तो है ही। और इसीलिए कई बार कहीं कम कमाई हो, टैक्स का रेट कम हो, फिर भी लोग वहां चले जाते हैं, जैसे दुबई वगैरह में हो सकता है कमाई कम है फिर भी लोग चले जाते हैं। इंडिया में कमाई ज्यादा है लेकिन टैक्स लग जाता है, लोग सोचते फायदा क्या है, कमा के जब दूसरे को देना है उससे अच्छा है कमाओ ही मत। तो इसलिए लोग बाग बिफोर टैक्स की बजाय आफ्टर टैक्स देखते हैं, आफ्टर टैक्स, या इसको बोलते हैं नेट ऑफ टैक्स, या इसको बोलते हैं पोस्ट टैक्स, पोस्ट टैक्स आरओआई, ठीक है ना, आफ्टर टैक्स आरओआई। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना है,
और 1 माइनस टी करना है। क्या होता है 1 माइनस टी अभी बताएंगे। टी का मतलब है आपका इनकम टैक्स रेट, जीएसटी नहीं, इनकम टैक्स रेट। जीएसटी तो पहले घट गया सेल्स में से। अब सपोज करो, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपका अगर टैक्स का रेट है 20%, तो पता आपको क्या बचेगा? 80%। ठीक कह रहे हैं कि नहीं? अगर किसी का टैक्स का रेट 20% है तो कमाई कितनी बचेगी? 80% बचेगी। अगर आपका 30% है तो कमाई कितनी बचेगी? 70। तो इसको हम सही लिखें, 1 माइनस टी। 1 माइनस 0.2 कितना बचेगा? 0.8। 1 माइनस 0.3 कितना बचेगा? 0.7। 1 माइनस 0.4, 1 माइनस 0.25। ध्यान रहेगा ना? वही चीज मेरी है, 1 लाख कमाएंगे 25,000 चला जाएगा तो 75 ही बचेगा ना, इसीलिए इसको 1 माइनस टी बोलते हैं। ठीक बात है कि भाई ये मेरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, उसमें से ये करो। अच्छा, आपने ध्यान दिया, इसमें नॉन ट्रेडिंग तो समझ में आता है, चलो वो ट्रेडिंग नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं घटाया। बोला ये क्यों? हमने इंटरेस्ट नहीं घटाया। इंटरेस्ट तो घटना चाहिए, इनकम टैक्स में इंटरेस्ट घटता भी है। असल में हम मान रहे हैं कि सारा बिजनेस हमारा है, वो तो हमारी अपनी चॉइस है ना कि हम इक्विटी ले रहे हैं कि प्रेफरेंस ले रहे हैं कि डिवेंचर ले रहे हैं। हो सकता है कल डिवेंचर का पेमेंट कर दें तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, हो सकता है कल और लोन ले लें, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो तो हमारा डिसीजन है, ऑप्शन है हमारा। मेन बात है बिजनेस में बस में कमाई हो रही है कि नहीं। अगर बस में कमाई हो रही है तो लोन लेके करें चाहे नहीं लोन ले करें, कमाई तो वही रहनी है ना। इसलिए इंटरेस्ट भी नहीं घटाते, इंटरेस्ट को भी एप्रोप्रिएशन मानते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, फिनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इंटरेस्ट को कई लोग एप्रोप्रिएशन मानते हैं। मानते हैं कि भाई ये तो अपना घर है, ये अपने लोग हैं। डेप्ट कैपिटल बोलते हैं, लोन कैपिटल बोलते हैं। लीगल टर्म में कैपिटल थोड़ा ना होता है, रिस्क थोड़ा ना लेता है वो, लेकिन हम मान के चलते हैं वो हमारा भाई है। 100 करोड़ हमने लगाया, 50 करोड़ उसे लगाया, दोनों भाई मिलकर कमाएंगे, ये लो तुम अपना इंटरेस्ट, बाकी सब हमारा। कम बचे तो कम, ज्यादा बचे तो ज्यादा। इसीलिए इंटरेस्ट नहीं घटाना है, तभी तो बिजनेस की परफॉर्मेंस पता चलेगी, वरना बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगी? मैं फिर कह रहा हूं, बस की परफॉर्मेंस इंटरेस्ट घटाने के बाद नहीं आती, इंटरेस्ट घटाने से पहले। फैक्ट्री की परफॉर्मेंस इंटरेस्ट के पहले। वो तो आपकी मजबूरी है, आपने जितना लोन ले रखा है इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं लोन रखा नहीं देना पड़ेगा, वो तो आपका फाइनेंशियल डिसीजन है। अब चाहे तो आपको याद होगा, इसीलिए कैश डिस्काउंट को सेल परचेज में से नहीं घटाते। अकाउंट किसी को याद है? कैश डिस्काउंट मिला हो या दिया हो, वो सेल या परचेज में से नहीं घटता, क्योंकि वो आपका डिसीजन है कि पेमेंट तुरंत करेंगे 3 महीने बाद करेंगे, डिसीजन आपका है। ठीक बात है कि नहीं? वो आपकी आमदनी, इनकम अलग इनकम आमदनी है, अलग एक्सपेंस है। चल, तो ये आरओआई सबने निकालना सीखा। एक दो और सिखाते हैं, फिर इलस्ट्रेशन मैं ड्राफ्ट करूंगा, फिर आपको मजा आएगा। अच्छा, एसएम की बुक आ गई है, ले लीजिएगा, और शायद आज एफएम भी आ जाए, फिर तो सारे बुक हो जाएंगे। बाकी सब तो मिला हुआ है, ठीक है। आज एफएम भी आ जाना चाहिए। लॉ नहीं मिला? अच्छा, वो भी गया हुआ है, बस आ ही जाएगा, बस आने वाला है। तो बात करते हैं नंबर 2, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन। मुझे ऑडिट की बुक नहीं मिली, बेटा ले लेना। ऑडिट की बुक 1000 अवेलेबल है, आप जब चाहे ले सकते हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट। ज्यादा कोई बुक सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, फीस जो है वो पढ़ाने की है, कॉस्ट ऑफ गुड्स में इंक्लूडेड है। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। अब देखो, हमारे घर में 2 लोग थे, ठीक है। हमने इनको तो कहा कि भाई अब वापस जाओ, अब हम जानना चाहते हैं कि हमें क्या मिला। देखो, लोन तो लोन ही है तो गैर ही, आउटसाइड लायबिलिटी है, उनको तो करो साइड। हमने पैसा लगाया है 100 करोड़, उनका 50 करोड़ गोली मारो। हमने तो 100 करोड़ लगाया है, और हमें क्या मिल रहा है बताइए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसमें से इंटरेस्ट भी देना है, टैक्स भी देना है, उसके बगैर हम प्रॉफिट छू भी नहीं सकते। लीगली सरकार भी कहेगी रुक जा, रुक रुक, टैक्स दे पहले। यानी कि हमें क्या मिलना है? पी
PAT, हमें मिलना है नेट प्रॉफिट। तो देखो, जब हम सब थे, पूरा परिवार था, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। लेकिन जैसे आपने डिवेंचर होल्डर कहा भाई तुम तो गैर, थोड़ा दूर रहो, दूर रहो, बोला ठीक है, हमारा प्रॉफिट भी लाओ, यानी कि हमारा इंटरेस्ट भी लाओ, सरकार अपना टैक्स भी ले लेगी, तो क्या बचेगा हमारे पास? PAT बचेगा। ठीक है बेटा, और हमारी कैपिटल कितनी है? शेयर होल्डर्स फंड है। इन दोनों का मुकाबला आपको करके देखना पड़ेगा। अल्टीमेटली शेयर होल्डर को बचता है, तो यार आप जानते हैं बिजनेस किसके लिए होता है, लोन वाले के लिए या शेयर होल्डर के लिए? बिजनेस शेयर होल्डर के लिए होता है। ठीक है ना? तो PAT लेंगे और नीचे डिवाइडेड बाई एवरेज। तो समझिएगा सब लोग, जब भी बैलेंस शीट की फिगर लेंगे, ऊपर अगर PL है तो ये एवरेज होगा, और लास्ट में देखो एक समय आएगा बेटा, भाई भी भाई नहीं रहता, दोस्त तो छोड़ो, दोस्त दोस्त ना रहा, भाई भी कहां रहता है? किसी घर में बंटवारा हुआ है? हमारे घर में हुआ है। हमारे चाचा जी हैं 80 साल के, हमारे बाबू जी हैं 82 साल के, आज भी दोनों लड़ते हैं। आपको पता होना चाहिए, दोनों केस मुकदमा करते हैं एक दूसरे पे। जज भी बोलते हैं कर क्या रहे हो तुम दोनों, क्योंकि जज होता है 40 साल का, ये दोनों होते हैं 80 साल के, आज भी लड़ते हैं। अब बताइए भाई, प्रेफरेंस इक्विटी क्या एक है? क्या एक है तो अलग। और प्रेफरेंस उतना रिस्क नहीं लेता, वो तो पहले प्रॉफिट भी ले लेता है, पहले कैपिटल भी ले लेता है, फंसता कौन है? तो इक्विटी सोचता है कि देखो भाई, जैसे मान लो घर में मिठाई का डब्बा आया, आप 3 भाई हैं, तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात, हम तीनों भाई भाई हैं, लेकिन भाई भाई भी आपस में लड़ जाते हैं, भाई मुझे क्या मिलेगा ये बता। मान लो 10 है वो रसगुल्ले, और भाई 3 है, बताओ कैसे बांटा जाए? 3 3 और 4, 4 किसको है कि नहीं? 4 मेरा है। फिर से बोलो। अच्छा, छोटे वाले लाभ दे, रसगुल्ला खाएगा, चलो उधर चल, ठीक है कि नहीं? कौन पूछता है छोटे वाले को? जिसमें जो घर में छोटे भाई होंगे उन्हीं से बात कर लो, वो यही सोचता होगा कि मैं साला छोटा क्यों हुआ, हर बात में उसको परेशानी होती होगी। चलो, अरे मम्मी पापा थोड़ा प्रोटेक्ट करते हैं, वरना बाकी तो खूब जम के ढूंढते हैं जब भी उनको मौका मिले। हम आपको बताएं, छोटा बच्चा जब आता है ना, तो जो बड़े वाला होता है, जब भी फुर्सत उसको मिलता है ना अकेले में, उसको 2-4 लगाता है कि साला इसके आने के बाद मेरी वैल्यू कम हो गई। फैक्ट है ये। इधर आइए, मम्मी पापा थोड़ा प्रोटेक्ट करते हैं उसको, हर आदमी कमजोर को प्रोटेक्ट करता है। इधर आइए, रिटर्न ऑन, सुनिए, अब अपनी बात करते हैं। बहुत हो गई दुनियादारी की बात, हम की बात बहुत हो गई, अब मैं की बात होगी। बताओ, इक्विटी बेचारे को क्या मिलता है? उसको तो PAT भी नहीं मिलता, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड चला जाएगा। इक्विटी डिविडेंड नहीं, प्रॉफिट होना चाहिए, आज बटे चाहे 100 साल बाद बटे, मिलना तो हम ही को है। डिवाइडेड बाय बताइए, एवरेज इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, एवरेज इक्विटी शेयर होल्डर फंड, याद रहेगा बच्चों को? तो ये तरीका होता है। कहा जाता है कि ये रिटर्न हमेशा होने चाहिए, ROI भी होना चाहिए, शेयर होल्डर फंड भी होना चाहिए, और ये भी होना चाहिए। लेकिन किससे ज्यादा होना चाहिए, पहले वो सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। प्रीफरेंस डिविडेंड, ठीक है? सुनिए, छोटी सी एक एनालिसिस है कि ROI ना जहां तक हो सके या तो बराबर हो या इक्वल हो, सॉरी ज्यादा हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। मैंने उस दिन बताया था कि कहीं ना कहीं से पैसा लाना पड़ता है दोस्त, क्या ये बात सही है? अब कहीं ना कहीं से पैसा लाते हैं,
और पैसे की कोई ना कोई कॉस्ट होती है। मान लीजिए ये कमाई हो रही है 10%, मतलब देना 10%, हम कमा रहे हैं 8%, लंबे समय तक चल पाएंगे? आज निकल आपकी कैपिटल साफ हो जाएगी। तो ये सही बात नहीं है। सही क्या है? 10 और 18 हो। चलो 18 ना हो तो 16 हो, 16 ना हो तो 14 हो, लेकिन ज्यादा हो। बहुत वर्ष सिचुएशन में कम से कम 10 तो। मुझे बताओ, मैंने लोन लिया है, बड़ी छोटी सी बात है, मैंने लोन लिया 10% पे और इन्वेस्ट करके 8% कमा रहा हूं, ये समझदारी है? उससे अच्छा वहां से पैसे निकाल के लोन का पैसा चुका दीजिए, तब भी टेंशन खत्म। कम से कम घर से तो नहीं देना पड़ेगा ना। तो फिर से सुनो, मैंने लोन लिया 10% पे और इन्वेस्ट किया 8 पे, 7 पे, बेवकूफी है। मैंने लोन 10 पे जरूर लूंगा, लोन लूंगा ही नहीं जब तक मुझे 12, 14, 15 की गारंटी नहीं होगी। मजा तब है 10 पे लोन लो, 20 पे इन्वेस्ट करो और उसमें से 10% इंटरेस्ट दो और 10% से इंस्टॉलमेंट दो, धीरे धीरे करके लोन खत्म, बिजनेस फ्री में आपका। कार वाले यही तो करते हैं। जिसको भी कार चलाने आता है, कौन कहता है बिजनेस की कमी है? बिजनेस करने वाले लोग नहीं है। अगर घर में कोई बेरोजगार हो तो उसको बोलो कि भाई कार सीख लो और ओला उबर की टैक्सी निकाल लो, 1 लाख 2 लाख रुपए में मेरे ख्याल से आ जाता है, बाकी बैंक फाइनेंस कर देता है। डेली कमाओ ना यार, डेली कमा के उसका 1000 2000 की जो इंस्टॉलमेंट है देते जाओ, साल 2 साल में टैक्सी आपकी। साल भर में टैक्सी आपके 3,65,000 हो जाते हैं साल भर में। 500 चुका हुआ तो 1.25 लाख हो जाता है। उसके बाद वो सारा पैसा आपका, टैक्सी आपका। प्रॉब्लम क्या है कि लोग मेहनत नहीं करना चाहते, वरना आजकल तो इकोनॉमी इतनी बूमिंग है कि काम करने वाला कुछ भी काम कर सकता है, कुछ भी। क्लाउड किचन खोल लो, क्लाउड किचन जानते हो? घर के अंदर कर लो, जोमेटो स्विगी पर रजिस्टर्ड कर दो, मन से खाना बनाओ, मन से पैकिंग करो, रिव्यू अच्छा आएगा, लोग अपने आप आपको ऑर्डर देंगे। प्रॉब्लम है कि हर आदमी को सोचता है और आराम से पड़े रहना चाहता है और पैसे भी चाहता है, ये पॉसिबल है ही नहीं। किस्मत से मिल जाए तो बात अलग है। चलिए, तो पहला क्या कंक्लूजन आपने पढ़ा कि आरओआई या तो इक्वल हो या ज्यादा हो, किससे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। मानते हैं ये बात? दूसरा सुनिए, प्रेफरेंस डिविडेंड हमेशा ज्यादा होना चाहिए डिवेंचर इंटरेस्ट से। कारण बताइए। डिवेंचर वाले लो रिस्क रखते हैं, उनका रिस्क बताइए कम होता है, और इनका रिस्क फिर भी ज्यादा है क्योंकि इनका एप्रोप्रिएशन है, होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। अब बताओ, हाई रिस्क और लो रिस्क का वो रिटर्न बराबर होना चाहिए। अगर 10% है तो ये निश्चित रूप से होना चाहिए 11-12%, निश्चित रूप से। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आरओआई से ज्यादा रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड होना चाहिए, अदरवाइज क्या फायदा। पूरा लिख देता हूं वरना गड़बड़ हो जाएगा। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड। देखो बेटा, मजा तब है कि जब 12-15% कमाओ, लोन वाले को 7-8% दो और उसका 5-6% खुद खा लो। अब देखा जनरली सीए जो होते हैं, मुझे मत देखो, मैं तो नहीं कमाता, लेकिन जनरली जो सीए होते हैं बड़े मोटे ताजे होते हैं। डू यू नो हाउ? देखो, सीए तो अपने ऑफिस में काम करता ही है, प्लस हर सीए को 10 आर्टिकल मिलते हैं। सीए स्टूडेंट, उनको भी वो काम में लगा देता है। 10 आर्टिकल महीने में काम करते हैं 50,000 का, मतलब 50-50,000 का। ऑडिट कर लो, टैक्स कर लो, जो भी कर लो, और उनको देता है 10,000, तो कितने बच गए? 40। 40 गुने 10, 4 लाख तो उनकी कमाई खाता है वो, और खुद भी तो कुछ कर रहा है, खुद भी तो 50,000 कमा रहा है, तो इसलिए उसकी कमाई हो जाती है 4.5 लाख। जाहिर है आर्टिकल बेचारा सूखता जाता है और सीए फूलता जाता है, लेकिन सिर्फ 2 ही साल सूखना होता है, फिर आप भी फूलेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो यही तो मेन कमाई है कि लोगों का पैसा लीजिए, उसके इंटरेस्ट से ज्यादा कमाइए, उसको इंटरेस्ट भर दीजिए, और बाकी सब ये टाटा बिरला अडानी यही तो करते हैं। और वो करते क्या है?
आपको पता ही होगा 2-4 लाख 5 लाख करोड़ का लोन लेके वो बैठे हैं, लेकिन उसको फ्रूटफुली इन्वेस्ट करते हैं और उससे रिटर्न ज्यादा कमाते हैं, उनका इंटरेस्ट भर देते हैं और बाकी खुद कमाते हैं, उनके शेयर की वैल्यू बढ़ती जाती है और धनी होते जाते हैं। चलिए तीसरा कंक्लूजन, बच्चों को समझ आया नहीं आया? चलिए आप हैं, कहां हैं, खड़े हो जाइए बेटा। मान लीजिए एक बिजनेस है, ठीक है, उस बिजनेस में आपने मेरे से लोन लिया है, मेरे से आपने लोन लिया 10%, आप उस बिजनेस में कितना कमाना चाहेंगे? ज्यादा कमाना चाहेंगे? मान लीजिए आपने 15 कमाया, ठीक बात है, आप मुझे 10 देंगे तो आपको कितना बचेगा? नहीं, आपका अपना वाला तो बचेगा ही बचेगा, आपने भी तो पैसे मिलाए होंगे, आपका अपना वाला तो 15 बचेगा ही बचेगा और मेरे वाला भी 5 बच गया, आपकी कमाई थोड़ी ज्यादा नहीं हो जाएगी आइडियली, लेकिन मेरे इंटरेस्ट के बराबर भी नहीं कमाओगे तो देखो मैं अपने वाला तो खा ही जाऊंगा प्लस आपका भी हिस्सा खा जाऊंगा। इसीलिए आइडियली क्या होना चाहिए? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होगी तो अपने आप रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड बढ़ेगा। इस बात को थोड़ा और समझाते हैं, रुक जाइए, देखिए एक इलस्ट्रेशन लेके समझाते हैं, ऐसे नहीं समझ आता। देखो बेटा जी, हमने शेयर होल्डर का फंड लिया 100 करोड़, ठीक है, और लोन का फंड लिया 100 करोड़, टोटल पैसे कितने हो गए? 200 करोड़। हमने इसको इन्वेस्ट कर दिया, रिटर्न इन्वेस्टमेंट 20% कमाया, मान लो ये 10% है बेटा जी, ठीक है, तो कितना कमाया ये? 40 करोड़ है ना। ध्यान से देखो, हमने इसमें इंटरेस्ट बेटा देना पड़ेगा, चलो इंटरेस्ट बढ़ा दो आगे, इंटरेस्ट हमने बढ़ा दिया 10, बोलो कितना बचेगा? मानते हैं कोई टैक्स वैक्स नहीं है अभी, टैक्स बाद में पढ़ेंगे, बताओ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड यही होगा बेटा, ठीक है, परसेंटेज निकालो 30/100। ये क्या मतलब है? 30% कैसे हो गया? कमाया तो हमने 20% था, सोचो बेटा, कमाया तो हमने 20% था, तो शेयर होल्डर को 30 क्यों मिल रहा है? क्योंकि इसका फिक्स्ड है, इसको 10 ही देंगे चाहे हम कमाए कितना भी, 20 कमा ले, 30 कमा ले, 40 कमा ले, उसको कितना देंगे? ये ज्यादा दे देंगे इसको? नहीं भाई, आपकी बड़ी कमाई हुई है, तुम पार्टनर हो, ये लो 20%। ऐसा होता है क्या लोन में? लोन आपने डिवेंचर पढ़ा है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वेरिएबल, लोन का रेट हमेशा फिक्स, कमाई हो चाहे ना हो। पार्टनरशिप में पढ़ा होगा आपने, इंटरेस्ट का जो है सो वही रहेगा, तो इसका मतलब कमाई बढ़ जाएगी। बताइए कमाई कब बढ़ रही है? जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है। यहां कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितने परसेंट है बेटा? 10%। रिटर्न कितने परसेंट है? 20%। ऑटोमेटिक आरओआई से ज्यादा होगा शेयर होल्डर्स फंड का रिटर्न, ऑटोमेटिक होगा। मैं उल्टा करके दिखाता हूं आपको। अच्छा, ये सिचुएशन आइडियली है कि नहीं? रिस्क किसने लिया है? तो क्या उसको ज्यादा नहीं मिलना चाहिए? लोन वाला क्या कर रहा है कि नहीं 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 मुझे तो चाहिए 10%। भाई बेटा तुम फिक्स मांग रहे हो, सरकारी नौकरी करना चाह रहे हो, यही तो फर्क है नौकरी और जॉब में। क्या बोलते हैं, जॉब और उसमें बिजनेस में। मैं कहीं पे काम कर रहा था एज ए सैलरीड पर्सन, मुझे 29,000 रुपए मिल रहे थे। अब कंपनी को प्रॉफिट या लॉस मुझे 29 जरूर मिलता, मैंने वो छोड़ के टॉपर क्लासेस शुरू किया। क्या मुझे 29 मिलना चाहिए? काहे नहीं मिलना चाहिए 29? जब वहां मैं 29 कमा रहा था, देखो वहां मुझे टेंशन थोड़े न थी, वहां मैं रिस्क फ्री था। समझना मेंटलिटी को। और किसी को प्राइवेट में जॉब मिल रहा हो 50,000 और सरकारी में 40, एक दिन टाइम नहीं लगाता, प्राइवेट को रिजाइन करके सरकारी ज्वाइन कर लेता है। किसी को पता हो तो जब यूपी वगैरह में, यूपी पुलिस की वैकेंसी निकलती है कांस्टेबल की, अभी निकली है भाई साहब, क्या बोलते हैं, एमबीए, बीटेक, हमारी करंट इंजीनियर, सब फार्म भरते हैं कांस्टेबल के जॉब के लिए। 34,000 की सैलरी होती है मेरे ख्याल से। काहे भाई काहे? और कांस्टेबल की पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत इज्जत भी नहीं है, हम आपको बता दें, बहुत बुरा हाल है। सब इंस्पेक्टर बहुत गंदे तरह से बिहेव करते हैं,
नौकर समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बताओ क्यों? अरे एक बार लग गए तो लग ही गया ना, ट्रांसफर यहां करो चाहे वहां करो। इंजीनियरिंग में पता है कंपनी डूब गई, पता चला कि 3 महीने खाली बैठे हैं। उस वजह से वर्क का प्रेशर बहुत ही ज्यादा। कोई इंजीनियर गया है, वो क्या बोलते हैं अपने इंटरव्यू में उसने बोला कि रिज्यूम क्या देख रहे हो, भाई पिछवाड़ा देख लो, लेना तो तुमको वही है, ठीक है कि नहीं? तुम फालतू का तुम रिज्यूम दे, साला सुबह काम शाम काम 2 बार काम, संडे भी छुट्टी नहीं भाई से प्राइवेट में, आपको पता होगा संडे बुला लो, रात को वर्क फ्रॉम होम, पता नहीं कहां, तो बंदा कहता है गोली मारो यार। इससे बढ़िया ये तो मैंने ज्यादा बता दिया कांस्टेबल का, कभी किसी सरकारी डिपार्टमेंट में चपरासी का निकलता है। यूपी में अगर एमसीडी में चपरासी का बेटा निकले, पीएचडी वाले लोग अप्लाई करते हैं, पीएचडी वाले। कारण बताओ? ना कोई काम है ना कुछ, ना कहीं, आराम से जाओ राजनीति करो, महीने के पूरे पैसे मिलेंगे। बाकी जगह तनाव है, टेंशन है, तनाव और टेंशन है बाकी जगह। समझ रहे हो इस बात को? चल, तो इसीलिए अब थोड़ा समझ आया बेटा। अभी और सुनिए, मान लीजिए इधर देखो मान लीजिए ये 100 करोड़ है, ये 100 करोड़ है, ये टोटल हुआ 200 करोड़, ठीक बात है। अब देखो यहां पे अगर मान लो कमाई हमारी 5% हो रही है, कितनी कमाई होगी? 10 करोड़। सारा का सारा ले जाएगा, इनके लिए बचेगा गुरु घंटाल। कहां गया मेरे वाला 5%? मैंने भी तो अपने पे 5% कमाया था। अरे ये अपना भी ले गया, मेरे वाला भी ले गया, और थोड़ा और कम हो तो हो सकता है मेरी कैपिटल भी खा जाए, 2-4 साल में कंपनी साफ कर दे। तो क्या ये सिचुएशन संतोषजनक है? इसीलिए मैं कह रहा हूं बेटा कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होना ही चाहिए, और इसको बेचारे को इससे ज्यादा मिलना ही चाहिए, डिवेंचर से ज्यादा मिलना ही चाहिए, ये डिवेंचर इंटरेस्ट से ज्यादा होना चाहिए। ठीक बात कर रहे हैं कि नहीं? और ये उससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि लो रिस्क है, और ये बताओ बेटा हाई रिस्क है। सारा खेल रिस्क का है। देखो हम लोग एनालिसिस पढ़ रहे हैं, मैं फिर बताता हूं, ट्रेडिंग पील बनाना नहीं सिखा रहा, छोड़ आए हम वो गलियां। हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे हैं। चला जाए आगे। हाँ बेटा बोलो। सॉरी बेटा, नहीं बहुत चीजें होती, बताऊंगा, थोड़ा रुक जाओ। अभी मैं जानबूझ के चक्कर में नहीं पढ़ना चाह रहा, पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा बेटा, मेरा फोकस कहीं और है। ये लिखने से ज्यादा समझने वाली चीज थी, ये लिखने से ज्यादा समझने वाली चीज है बेटा। ऐसा नहीं कि हर वक्त यही होगा, मेरा कहना है कि ऐसा होना चाहिए, हर वक्त ऐसा होना जरूरी नहीं है। ये आइडियल सिचुएशन है, ऐसी होनी चाहिए। अगर ऐसी होगी तो कंपनी परमानेंट चलेगी। आपको नहीं चाहिए, कोई और बिजनेसमैन आ गया, बेटा हमें बेच दो, सर हमें बेच दो, चाचा जी हमें बेच दो, कमाई होती रहनी चाहिए। और उल्टा होगा तो कोई खरीदने को तैयार नहीं होगा, आज नहीं कल कंपनी को बंद तो होना ही है। चलिए बेटा जी आगे बढ़े, सुनिए नेक्स्ट। एक और कंक्लूजन है, अगर आप महसूस करें तो, यहां लिखवा रहा था ना मैं, कहां चला गया, यहां लिखवा रहा था शायद। एक और कंक्लूजन है बेटा, एनालिसिस है, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड आइडियली प्रीफरेंस डिविडेंड से ज्यादा होना चाहिए। कारण बताइए। वो और रिस्क लेते हैं और वेट करते हैं, भाई साहब आपके बाद, पहले आप पहले जो जाएगा लीजिएगा, उसको तो सर्टेन मिल जाएगा, हमारा क्या है, हमें तो रेसिडुअल मिलता है।
रेसिडुअल समझते हो, बचा हुआ। तो रेसिडुअल जिसको मिलता है ना बेटा, अगर उसको ज्यादा नहीं मिलेगा ना तो कभी आपको इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होगा। सोच के देखो, जब एक कंपनी में प्रेफरेंस शेयर 12% देने को तैयार है, तो हम क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि हम इक्विटी खरीदेंगे जिसकी कोई गारंटी नहीं है? क्यों खरीदेंगे इक्विटी? हम 12 से ज्यादा चाहते हैं, लालची हैं हम, महत्वाकांक्षी हैं हम। तुम लालच कहो, महत्वाकांक्षा कहो, चाहे जो कहो, दुनिया में बिजनेस बना इसीलिए। मैं इसका एग्जांपल हूं। जॉब छोड़ के मैंने प्रोफेशन किया, आराम से ठीक ठाक जॉब थी मेरी, और अब तो तरक्की होकर और अच्छी बात हो गई होती, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ऑप्ट किया, मजबूरी में नहीं, बाय चॉइस, कॉन्शियस चॉइस मैंने किया कि नहीं भाई, मुझे तो अपना बिजनेस करना, अपना प्रोफेशन करना है, इसके लिए मुझे रिटर्न निश्चित रूप से मिलना चाहिए। मैंने साहस किया, उद्यम किया। हो सकता है ऐसा ना हो, लॉस मेकिंग कंपनी में ऐसा नहीं हो पाता है, तभी तो कंपनियां बंद होती हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए। तो ये चारों बातें ध्यान रहेंगी। आइए, मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर ज्यादा होना चाहिए प्रेफरेंस डिविडेंड से, और प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट ज्यादा होना चाहिए, बताइए, लोन के इंटरेस्ट रेट से। आइडियली नहीं करोगे तो लोग नहीं आएंगे। भाई ऑनलाइन सबने समझा? हाँ ना में बताइए बेटा। अब वक्त आ गया है एक प्रैक्टिस को करने का। आर यू रेडी? हटा दो इसको, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा बेटा, ठीक है? अभी किताब आई नहीं है इसलिए क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। किताब में तो ढेर सारे क्वेश्चन है, लेकिन अभी लिखिए। हटा दो, लिखिए। अब इसके लिए बैलेंस शीट और पीएल दोनों चाहिए। वो वाला प्रॉफिट का रेशियो तो केवल पीएल से बन जाता था, लेकिन इस वाले के लिए बैलेंस शीट और पीएल दोनों चाहिए, ठीक? अब सपोज करिए ये हमारा 2 साल का बैलेंस शीट, जानबूझ के हम आपको मेहनत ना करना पड़े इसलिए ऐसे ही बना देते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 31/3/23 और 31/3/22, ये क्या है? बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल 500 करोड़, 400 करोड़, रिजर्व एंड सरप्लस 200 करोड़, 150 करोड़, लेस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। हालांकि इतना भी आसान मुझे नहीं बनाना चाहिए, जल्दी कर लोगे तो। चलो कर दिया तो कर दिया। 50/20 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100/75, लोन 200/150, ठीक है बेटा जी? और नीचे एक और इंफॉर्मेशन है, ऐसे ही दी हुई है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 50/75। और इंफॉर्मेशन नहीं, हमें चाहिए भी नहीं तो और इंफॉर्मेशन नहीं, सब लोग लिख लीजिए। बताते हैं बेटा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कल पढ़ा था हम लोगों ने कि अपने मेन लाइन ऑफ बिजनेस से बाहर इन्वेस्ट कर दिया, उसी को बोलते हैं बेटा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, वो नहीं बताया था, खर्चे कुछ बताए थे मैंने, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन या इस तरह की जो बातें होती हैं, याद है बच्चों को? लिख लिया सबने?
अब बेटा जी पीएल स्टेटमेंट है हमारे पास। इतना भी आसान नहीं करूंगा मैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 170, 120। प्रेफरेंस का रेट है 10%, लोन का रेट है 9%। ठीक है बच्चों। और टैक्स का रेट है 30%, 25%। कैलकुलेट आरओआई, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड और रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तीन चीजें कैलकुलेट करके आपको बतानी है। प्रॉफिट लॉस है, आपको केवल ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है, बाकी आप जानो, आपका काम जाने। देखिए बेटा इसमें पहले इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो दे दिया है, उसके आगे की दुनिया आपकी है। और तभी ये तीनों रिटर्न निकल सकते हैं। एक तो खैर वैसे भी निकल जाए, लेकिन बाकी निकालना पड़ेगा। इसके अलावा आपको एवरेज करना पड़ेगा, सही कि गलत। तो शुरू करिए, मैं समय दूं, थोड़ा समय देता हूं, फिर मैं बताऊंगा। अभी बज रहा है 9:29 में, 9:35 तक कुछ नहीं बोलूंगा। ओपन माइंड से आप पहले प्रयास करेंगे, नहीं बनेगा तो सर आपकी मदद करेंगे। हाँ, वर्किंग इसके नीचे करनी है। हाँ जी बोलिए। लोन का रेट तो बताया हुआ है 9%, प्रेफरेंस का रेट है 10%। एवरीथिंग इज गिवन। मैं चाहता हूं कि आप गलत रास्ते पे जाएं, पहले सही रास्ते पे जाएं, लेकिन जाएं। सॉरी बेटा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मान लीजिए 5%। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का रेट है 5%, गवर्नमेंट बॉन्ड है।
काश अपने से करते ना, विदाउट एनी हेल्प। काश ऐसा करते आप। हाँ, नहीं कुछ बच्चे बात करके कर रहे हैं, नहीं ये वक्त बेटा अपने आप को इंप्रूव करने का है। मैं कराऊंगा ना बेटा, मैंने समय दिया है, 1 मिनट और है, मैं कराऊंगा। क्वेश्चन सबने लिख लिया ना? आपने जो आंसर लिखा उसको रहने दीजिएगा, फिर मैं जो कराऊंगा उसको अलग पेज पे लिखिएगा। टीचर आंसर, आपका अपना आंसर, दोनों कंपेयर करिएगा कि सोच प्रोसेस कहां जा रही थी, थॉट कहां जा रही थी, और फिर 1-2 क्वेश्चन के बाद परफेक्ट हो जाएंगे आप। यही तो लर्निंग है। नाइन 9% लोन है, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लोन 200 है, लोन 150 है। चलिए समय हो गया, 6 मिनट समय दे दिया मैंने। आप बनाते रहिए, कोई बात नहीं, मैं बनाता हूं। सबसे पहले तो ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। पीएल 1 साल का चाहिए होता है, पीएल का एवरेज करने की जरूरत नहीं है। याद रहेगा बच्चों को? बैलेंस शीट 2 चाहिए लेकिन पीएल तो 1 चाहिए। भाई ये साल के शुरू का है, ये साल के लास्ट का है, तो हमें तो 2023 वाला पीएल चाहिए। इसकी तो कोई जरूरत इस क्वेश्चन में थी ही नहीं। ठीक, अब रही बात इनकम स्टेटमेंट की, तो मैं बनाता हूं। सिर्फ 1 साल का, 22-23। बताइए व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस साल का? बताइए केवल इसमें जरूर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम आई होगी, और सिर्फ करंट ईयर वाली आई होगी। 50 का 5%, 2.5 भी ऐड हुआ होगा, तो पीबीआईटी कितना हो गया होगा? अब इसमें से हमने इस साल का लोन का इंटरेस्ट दिया होगा, सिर्फ इस साल का, और वो होगा 200 का 9%। फिर आया होगा, उसको बोलेंगे हम पीबीटी 0.5। फिर हम इसमें से लेस करेंगे टैक्स, टैक्स का रेट 30, और ये निकलता है हमेशा पीबीटी का, बोलिए 46.35। क्या बात बनेगी? 108.15। ये क्या निकला? इसमें से क्या जाएगा? इसके लिए देखना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर कितना है बात भाई। 10 का 10%, 100 का 10%। बताइए 10 ना, ये बचेगा रिटर्न अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। चलिए सब लोग पहले बढ़िया से इसको बनाइए, इसके बाद ही एनालिसिस पॉसिबल है। अलग पेज पे बनाइए तो जरा, एकदम फ्रेश पेज लेके।